Hello everyone, welcome to our channel Adventure Learning। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक होगा चेंज से रिलेटेड। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज क्या है? तो एनीथिंग इज टू बी डिफरेंट इज कॉल्ड चेंज। अगर कुछ भी बदलाव होता है तो वो चेंज कहलाता है। ओके, तो आज का जो टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज का जो टॉपिक है वो क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज हम लोग इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन क्या है और इसका डेफिनेशन क्या है, केमिकल रिएक्शन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं और केमिकल इक्वेशन अगर बैलेंस करना होता है तो वो हम लोग कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिफाइन देखो डिफाइन कैसे किया जाता है, डेफिनेशन सीखेंगे। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस। केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है जिसमें कोई एक और वन मोर देन वन सब्सटेंसेस या एक से ज्यादा द रिएक्टेंट, जिसको रिएक्टेंट बोलते हैं, ठीक है, रिएक्टेंट बोलते हैं किसको? सब्सटेंस को जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहा है, आर कन्वर्टेड टू वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस, या तो वो कन्वर्ट हो गया एक या ज्यादा सब्सटेंस में, जिसको प्रोडक्ट बोलते हैं, द प्रोडक्ट। सब्सटेंसेस आर आइदर केमिकल एलिमेंट और कंपाउंड। सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, एलिमेंट हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, और यही केमिकल रिएक्शन कहलाता है। केमिकल रिएक्शन यही कहलाता है। तो बेसिकली एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। सपोज करो कोई दो एलिमेंट है, जैसे हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, दो कोई एलिमेंट है, ये आपस में कंबाइन हो गया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लिया। तो ये एक केमिकल रिएक्शन है। ये पूरा जो प्रोसेस है ये क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो सब्सटेंस है, मतलब कि दो रिएक्टेंट आपस में कन्वर्ट होके कोई एक सिंगल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया, मतलब कि ये हो गया प्रोडक्ट और ये दोनों जो हैं वो हो गए रिएक्टेंट। ओके, रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट्स किसको बोलते हैं? दो सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। दोज substances which can take part in chemical reaction, जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं वो कहलाते हैं रिएक्टेंट। ओके, एंड रिजल्ट के फॉर्म में जो भी निकलता है हम लोग को, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। ओके, रिजल्ट के फॉर्म में जो भी हम लोग को रिएक्टेंट से जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो जो रिजल्ट बनता है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन में क्या सीखा? कोई दो सब्सटेंस है वो अगर आपस में कंबाइन होकर कोई एक सब्सटेंस बन लिया, या फिर कोई एक सब्सटेंस ही है, सपोज करो CaCO3 कोई एक सब्सटेंस है, ये ब्रेक करके कोई दो सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया, तो भी ये केमिकल रिएक्शन ही है। या फिर कुछ ऐसा हुआ दो सब्सटेंस मिला और प्रोडक्ट भी दो मिला, ऐसा भी हो सकता है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं Zn plus HCl, after reaction it gives ZnCl2 plus H2। तो कहने का मतलब है यहाँ पर दो रिएक्टेंट भी है और दो प्रोडक्ट भी है। अब केस वन में देखोगे तो रिएक्टेंट तो दो है, प्रोडक्ट एक है। यहां पर देखोगे सेकंड एग्जांपल में, तो यहाँ पे रिएक्टेंट एक है लेकिन प्रोडक्ट दो है। यहाँ पे रिएक्टेंट भी दो है, प्रोडक्ट भी दो है। तो ये जरूरी नहीं है कि कभी एक ही प्रोडक्ट होगा या एक ही रिएक्टेंट होगा, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग प्रोडक्ट्स बनेंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या सभी रिएक्शन एक ही जैसे होते हैं? और अगर कहीं पे रिएक्शन हो रहा है तो उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है? अगर कहीं रिएक्शन हो रहा है तो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं? जैसे सपोज करो
हम लोग के घर के आसपास में आयरन है, आयरन लोहा, लोहा हो सकता है, लोहा का विंडो हो सकता है बाइसाइकिल हो किसी का, हो सकता है बाइक हो, या किसी भी कोई भी चीज लोहा का हो। अगर वो आप उसको ऑब्जर्व करोगे, अगर वो खुली हवा में बहुत दिन तक छोड़ा हुआ है, खुली हवा में एकदम बिल्कुल भी चारों तरफ से एयर उसको लग रहा है, बारिश हो रहा है तो उस पर पानी भी गिर रहा है और उस पर पेंट नहीं किया हुआ है, तो ये लोहा में क्या हो जाता है, रस्ट हो जाता है। ये लोहा में क्या हो जाता है, रस्ट, मतलब कि जंग लग जाता है ना, रस्टिंग हो जाता है मतलब कि जंग लग जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, आपने कभी ये ऑब्जर्व किया, कभी सोचा है कि ये अगर लोहा था उसमें जंग क्यों लग गया या रस्टिंग क्यों हो गया? जस्ट बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन, वो केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में क्या हुआ, यहाँ तो फेरस था और तो कुछ तो आ नहीं, फिर रस्टिंग कैसे हुआ, तो वो रिएक्शन हुआ। हमने बताया कि रिएक्शन में क्या होता है कि जब वो खुली हवा में रहता है यानी कि ओपन एयर में रहता है, तो वहां से वो ऑक्सीजन लेता है और वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है एयर में, वाटर वेपर के रूप में, तो ये तीनों आपस में कंबाइन होके क्या बना लेते हैं, फेरस ऑक्साइड। ठीक है, फेरस ऑक्साइड, जो जिसके वजह से इसमें रस्ट लगना शुरू हो जाता है और ये खराब होना शुरू हो जाता है। तो ये सभी एक केमिकल रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन कैसे हुआ, पहचानेंगे कैसे कि कहीं पर रिएक्शन हो रहा है, कैसे आप जान जाओगे कि कहीं पर एक रिएक्शन हुआ है, क्या कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू हम लोग पहचानेंगे? तो उसके कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूं। नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन में पहला है चेंज इन कलर। हम लोग जो डिस्कस करेंगे यहाँ पे चेंज इन कलर के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर कलर चेंज हो जाए तो एक केमिकल रिएक्शन दिखता है। जैसे कि अभी रस्टिंग में ही देखोगे, फेरस का कलर जब ये रिएक्ट नहीं किया हुआ रहता है तो इसका कलर आपको हल्का ब्राउनिश या ब्लैकिश दिखेगा। जब ये रिएक्शन के बाद रस्ट का कलर देखोगे, रस्टिंग होने के बाद इसका कलर रेडिश दिखना लगता है। ठीक है, मतलब कि हल्का लाल, भूरा और लाल का मिक्सचर होता है, लेकिन फेरस का एक्चुअल कलर वैसा नहीं है। ओके, तो यहाँ पर रस्टिंग की वजह से कलर चेंज कर लिया। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि कॉपर सल्फेट, CuSO4, इसका नाम है कॉपर सल्फेट। ओके, कॉपर सल्फेट ये एक्चुअली ब्लू कलर का होता है। इसका अगर सॉल्यूशन बनाते हैं हम लोग, वो किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। लेकिन जैसे ही इसमें हम लोग आयरन डालते हैं, मतलब कि लोहा डालते हैं, ये रिएक्शन हो जाता है और रिएक्शन होने के बाद फेरस सल्फेट बन जाता है जो कि ग्रीन कलर का हो जाता है। वो सॉल्यूशन का कलर ब्लू से कन्वर्ट होके किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, ग्रीन में कन्वर्ट हो जा रहा है, और साथ में यहाँ पर हम लोग को कॉपर अलग से मिल जा रहा है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन का कलर ब्लू टू किस में हो गया, ग्रीन हो गया। तो अगर अपने आप कहीं पे सॉल्यूशन कलर चेंज कर रहा है, अगर सपोज करो एक टेस्ट ट्यूब है, उस टेस्ट ट्यूब में फेरस सल्फेट रखा हुआ है, उस टेस्ट ट्यूब में क्या लिखा हुआ है, FeSO4, जो कि किस कलर का शो करेगा, ग्रीन कलर का शो करेगा। ठीक है, अगर इसमें हम कॉपर के कुछ टुकड़े को डालेंगे तो कलर में कोई चेंजेस नहीं आएगा, कलर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे, फेरस सल्फेट में अगर हम लोग कॉपर डालते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं हुआ, नो चेंज, नो कलर चेंज, कलर चेंज नहीं हुआ। कलर चेंज जब नहीं होगा यहाँ पर तो समझ जाओ नो रिएक्शन, वहां पर रिएक्शन भी नहीं हुआ। लेकिन अगर वही सेम चीज रहे, कॉपर सल्फेट रहे जिसका ब्लू कलर है, और उसमें हम लोग फेरस के कुछ टुकड़े को डालें और सॉल्यूशन का कलर ब्लू से ग्रीन में कन्वर्ट हो जाए, तो हम लोग को समझ जाना चाहिए कि वहां पर जरूर कोई रिएक्शन हुआ है, रिएक्शन हुआ है। तो ये एक तरह का क्या है, केमिकल रिएक्शन है। तो केमिकल रिएक्शन जब भी होगा, मे भी कलर चेंज हो जाए, हर जगह पर कलर चेंज नहीं होगा, बट बहुत सारे कंडीशन में कलर चेंज होगा। अब दूसरा क्या हो सकता है, मे बी सेकेंड इज चेंज इन स्टेट, स्टेट में चेंजेस आ सकता है। कैसे चेंज आएगा, स्टेट में कैसे बदलाव आएगा? तो
तो सपोज करो कि स्टेट कैसे बदलेगा, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कैंडल को, ओके, कैंडल को आप जब बंद करते हो, जलाते हो, तो क्या होता है, इसका कुछ पार्ट जो होता है वो गैसेस स्टेट में चला जाता है और कुछ पार्ट जो होता है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है और वैक्स के साथ नीचे आ जाता है। ओके, सपोज करो कि यहाँ पर एक कैंडल जलता है, कैंडल का कुछ पार्ट तो इवेपोरेट हो जाता है, ओके, हवा में इवेपोरेट हो जाता है, लेकिन कुछ पार्ट क्या होता है, मेल्ट होके नीचे आपको देखने को मिलेगा। तो इसका रीजन क्या है, एक्चुअली कैंडल वैक्स का बना होता है, पेंटागोसेन इसको बोलते हैं। तो ये कैंडल क्या होता है, आपस में जलना शुरू करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन जब इसको कंप्लीटली मिलता है तो कुछ पार्ट गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, बल्कि कुछ पार्ट गैसेस स्टेट में कन्वर्ट नहीं होता है और जो लिक्विड के फॉर्म में बदल जाता है। तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन ही है। तो केमिकल रिएक्शन में यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है, क्योंकि कैंडल कैसा स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में, और जब वो मेल्ट होके नीचे जा रहा है तो वो लिक्विड स्टेट में चला गया और कुछ पार्ट जो उसका बर्न हो जा रहा है वो गैसेस स्टेट में चला गया। तो कहीं केमिकल रिएक्शन में हो सकता है स्टेट भी चेंज हो जाए। नाउ थर्ड इज चेंज इन टेम्परेचर, और टेम्परेचर में भी चेंज होता है। कभी कभी क्या होता है कि रिएक्शन में टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, रिएक्शन में टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज करता है, और कभी कभी टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज करता है। दो कंडीशन हो सकता है, इंक्रीज हो जाए या फिर दूसरा कंडीशन डिक्रीज हो जाए, दोनों में से कुछ एक भी हो सकता है। जैसे हम लोग अगर अपने घर में एलपीजी है, एलपीजी में ब्यूटेन रहता है, C4H10, अगर वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर मॉलिक्यूल्स बनाता है, और साथ में बहुत सारा हीट बनाता है और बहुत सारा लाइट बनाता है। ओके, तो ये हीट पहले से इंक्रीज हो जाता है। जब वो आग नहीं लगा रहता है तो हम लोग के घर में जो एलपीजी है वो बहुत ज्यादा गर्म नहीं होता है, वो एक्चुअली कोल्ड रहता है, ठंडा रहता है। अगर आप उसको टच करके देखोगे एलपीजी सिलेंडर को तो आपको ठंडा लगेगा, लेकिन जब वो जलता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है, रिएक्शन के बाद वो बहुत ज्यादा हीट देता है। मतलब कि 1 ग्राम अगर इसको ले लें तो वो 50 किलो जूल का हीट देगा हम लोगों को। अगर 1 ग्राम सिर्फ हम लोग ले लें ब्यूटेन को तो वो 50 किलो जूल तक हीट देगा। तो वो हीट दे रहा है, हीट इससे निकल रहा है, इसलिए हीट यहाँ पे इंक्रीज हो गया, जिसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, लेकिन कभी कभी उल्टा हो जाता है कि कभी कभी ये हीट एब्सॉर्ब कर लेता है। जैसे N2 प्लस O2, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर लेते हैं तो ये बनता है 2NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनने से क्या होता है, हीट जो होता है वो एब्जॉर्ब होता है। ये हीट एब्जॉर्ब करके, पहले से जो हीट है इनका वो एब्जॉर्ब होके लो हो जाता है और ये नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये हो गया एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो दो तरह का रिएक्शन होता है, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक में हीट ये इवॉल्व करता है, जबकि एंडोथर्मिक में हीट ये एब्जॉर्ब करता है। ये 3 तरीका हो गया जिससे हम लोग पहचान सकते हैं कि कहीं पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब एक और तरीका है केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक को जानने का, इवोल्यूशन ऑफ गैस। बहुत सारे रिएक्शन ऐसे होंगे जिसमें कि गैस निकलता है, जैसे जिंक का रिएक्शन करवा देते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो ये जिंक क्लोराइड ZnCl2 सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस निकलता है। ये गैस हम इसका टेस्ट भी कर सकते हैं, हाइड्रोजन कैसे निकल रहा है, इस चीज को टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक माचिस का तीली ले जाते हैं, जलाकर उसके पास ये पॉप साउंड के साथ बुझ जाता है। पॉप साउंड के साथ अगर बुझ जा रहा है तो ये समझ जाओ कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। बहुत सारे ऐसे गैस हैं, जैसे वाटर है, वाटर को भी हम लोग अगर डिकम्पोज करें, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी करंट पास कराएं, उसमें कैथोड एनोड डालें, तो हाइड्रोजन अलग रिलीज होगा एंड ऑक्सीजन अलग रिलीज होगा। 2 अलग अलग इलेक्ट्रोड से 2 अलग अलग गैस निकलेंगे। तो कभी जब गैस बनता है तो वहां भी समझ जाइए
कि वो एक केमिकल रिएक्शन है। ओके, केमिकल रिएक्शन पहचानने का ये भी एक तरीका है। जबकि एक और तरीका, लास्ट तरीका, कैरेक्टरिस्टिक जिसको बोल सकते हो, लास्ट कैरेक्टरिस्टिक, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट होता क्या है पहले ये समझना होगा। प्रेसिपिटेट बोलते हैं अ सॉलिड पार्ट, अगर कोई लिक्विड से अलग हो जाए, इनसॉल्युबल सॉलिड पार्ट separated from a solution known as precipitate। अगर मान लो कोई सॉल्यूशन है, इसमें कोई चीज घुला हुआ है, किसी भी चीज का हो, अचानक से ये पार्ट अलग हो जाए इससे, किसी के डालने से वो इनसॉल्युबल पार्ट इससे अलग हो जाए और क्या हो, वो जमा हो जाए नीचे में, तो वो कहलाता है प्रेसिपिटेट। ओके, वो कहलाता है प्रेसिपिटेट। जैसे NaCl प्लस AgNO3, जब इस दोनों का रिएक्शन कराया जाता है सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट का, तो ये रिएक्शन के बाद बनाते हैं NaNO3, सोडियम नाइट्रेट इसको बोलते हैं, एंड AgCl का इनसॉल्युबल पार्ट जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में PPT, मतलब कि प्रेसिपिटेट। और मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन में एरो दिखाया है, इसका मतलब है कि ये नीचे में ये जमा हो जाते हैं, यानी कि नीचे में बॉटम में ये एक साथ जमा होता है, इसके लिए प्रेसिपिटेट को इस साइन से दिखाया जाता है। तो यहाँ पे अगर कहीं पे प्रेसिपिटेट भी बन रहा है तो समझ जाओ वहां पर भी केमिकल रिएक्शन जरूर से जरूर हुआ है। तो ये थे कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब हम लोग को बात करना है केमिकल इक्वेशन के बारे में। तो क्या होता है केमिकल इक्वेशन, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? तो हम लोग इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, अ शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। सिंपल सा अगर छोटा सा बात करें तो a short representation of chemical reaction with the help of their symbol and molecular formula। अगर सिंबल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन का शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन करें तो वो केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। सपोज करो व्हेन, मैं ऐसा लिखूं, व्हेन मैग्नीशियम इज रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन मैग्नीशियम इज रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये इतना लंबा लिखना पड़ा हम लोगों को, और इसका डिफेक्ट ये भी है कि अगर ये इंग्लिश में लिखा हुआ है तो इंग्लिश वाले बच्चे तो आराम से समझ जाएंगे, हिंदी में लिखा होता तो हिंदी के बच्चे समझ जाते, बट जिसको इंग्लिश या हिंदी नहीं आता वो इस चीज को समझने में थोड़ा मुश्किल हो जाता। अगर हम लोग चाइना चले जाएं या फिर जापान चले जाएं जहाँ पे चाइनीज या जापानीज बोला जाता है, तो वहां पर अगर ये लैंग्वेज को हम पढ़ने भूल जाएं तो हो सकता है वो लोग ना पढ़ पाए अगर मैं हिंदी में लिख देता तो क्या है, तो इंटरनेशनली IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका मानना ये हुआ कि वर्ल्ड वाइड हम लोग एक ऐसा चीज का निर्माण करें जो कि पूरे वर्ल्ड में वैलिड हो। जैसे इंग्लिश जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज मींस कि दुनिया के किसी भी कोने में आप इंग्लिश अगर बोलेंगे तो आसानी से आप समझ जाएंगे, लेकिन हर जगह ये जरूरी नहीं है कि इंग्लिश सबको आता होगा।
तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं व्हेन मैग्नीशियम इज रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये थोड़ा लंबा दिख रहा है, इसी चीज को थोड़ा शॉर्ट तरीका से लिख लेते हैं इसके सिंबल और फॉर्मूला के हेल्प से। जैसे मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg एंड ऑक्सीजन का सिंबल होता है O जो कि O2 के फॉर्म में रहता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है MgO। तो व्हेन मैग्नीशियम इज ट्रीटेड विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो यही सेम बात जो ऊपर पे हम लोगों ने लैंग्वेज में लिखा है, वही सेम बात को यहाँ पे हम इक्वेशन के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। ये शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन है किसी भी केमिकल रिएक्शन का, ये भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है और उसका शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन केमिकल इक्वेशन कहलाता है। केमिकल इक्वेशन दो तरह के होते हैं, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और दूसरे होते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन उसको बोलते हैं जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में हर एटम और मॉलिक्यूल इक्वल हो, और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन उसको बोलते हैं जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का सारा मॉलिक्यूल इक्वल ना हो, कोई एक भी अगर गड़बड़ है तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। जैसे यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का अगर बात करें तो H2 + Cl2 2HCl, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का ये अगर हम एग्जांपल दें तो हाइड्रोजन इस तरफ में हाइड्रोजन का 2 एटम है और क्लोरीन का भी 2 एटम है, और इस तरफ में प्रोडक्ट के साइड में हाइड्रोजन का 2 एटम है और क्लोरीन का भी 2 एटम है। तो आप देख लोगे कि रिएक्टेंट की तरफ हाइड्रोजन और क्लोरीन 2-2 है और प्रोडक्ट की तरफ भी हाइड्रोजन और क्लोरीन 2-2 है। इसकी वजह से ये दोनों क्या है, बैलेंस्ड है। जबकि अनबैलेंस्ड में अगर हम लोग देखें H2 + O2 2H2O, अगर आप देखोगे यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पर अगर देखोगे हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन 2 है। तो ऑक्सीजन तो मैच कर जा रहा है बट हाइड्रोजन जो है अनबैलेंस्ड है, तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन जो होगा वो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगा। अब अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना भी जरूरी होता है। इसका रीजन क्या है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। मींस अगर हम रिएक्टेंट में कुछ अमाउंट डाल रहे हैं तो प्रोडक्ट भी हमको उसी अमाउंट में मिलना चाहिए, ऐसा कुछ। अगर आप सपोज करो नॉर्मल एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आप कहीं पर सामान खरीदने जाते हैं, आप 100 रुपया देते हो किसी से, तो 100 रुपया का ही सामान लेते हो ना, कि उससे ज्यादा या उससे कम का तो सामान आप ले नहीं सकते। आपने जितना दिया है उसी के अकॉर्डिंग आपको सामान मिलेगा। तो सेम यहाँ पर भी अप्लाई होता है कि जितना रिएक्टेंट होगा उसी हिसाब से प्रोडक्ट होगा, या जितना प्रोडक्ट होगा उसके हिसाब से रिएक्टेंट होगा। तो जैसे कि मैंने एक बैलेंस करने दिया है, यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिख रहा होगा C4H10O2 CO2H2O। ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। कैसे? अगर ये रिएक्टेंट को देखें तो रिएक्टेंट को LHS मान लेते हैं और प्रोडक्ट को RHS, और इसको हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं, कार्बन इस तरफ में देखो, कार्बन की अगर बात करें तो कार्बन इस तरफ में है 4 और हाइड्रोजन इस तरफ में है 10 और ऑक्सीजन इस तरफ में है 2, और दूसरी तरफ में देखोगे कार्बन है 1, ऑक्सीजन है 2, हाइड्रोजन भी है 2 और हाइड्रोजन के साथ जो ऑक्सीजन है वो है 1। एक्चुअली ये तीनों को साथ में रखना है, ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ये दोनों साथ में रखना होता है, बट दो अलग अलग जगह पे यूज हुआ है, इसलिए हम लोगों ने दो अलग अलग जगह पर रखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को क्या अनबैलेंस्ड है, कार्बन अनबैलेंस्ड है, एक तरफ 4 है दूसरी तरफ 1 है। तो जिस तरफ में लो वैल्यू रहता है उसी को आप बढ़ा सकते हो। तो RHS की तरफ लो वैल्यू है 1, तो इसको बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे, इसके मल्टीपल से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह कार्बन के साथ साथ कुछ और भी प्रेजेंट है। देखो इस कार्बन के साथ साथ कुछ और भी प्रेजेंट है, कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन में खुद ब खुद 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कार्बन 4 हो जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ पर 8 हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग 4 लिखेंगे। अब हम लोग को क्या क्या बैलेंस करना है, कार्बन बैलेंस हो गया है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हुआ है, 8 ऑक्सीजन यहाँ पर है और 1 ऑक्सीजन यहाँ पे, टोटल 9
लेकिन ऑक्सीजन इस तरफ में सिर्फ 2 है और हाइड्रोजन इस तरफ में 10 है, दूसरी तरफ में सिर्फ और सिर्फ 2 है। तो हाइड्रोजन को अगर बैलेंस करना होगा तो हाइड्रोजन इस तरफ में कम है, बिल्कुल कम है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करो, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 10 है, तो क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे 10 को, 2 5 जा 10, जिस तरफ में कम है उसी को बढ़ा सकते हैं, तो ये 5 से मल्टीप्लाई होगा। और इस तरफ में देखो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन में भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो हाइड्रोजन हो जाएगा 10, ऑक्सीजन हो जाएगा 5। तो यहाँ पे अब हम लोग इस इक्वेशन बन गया C4H10 प्लस O2 गिव्स 4CO2 प्लस 5H2O। ये तो रहा। इसके बाद अब यहाँ पर ध्यान से अगर देखोगे कार्बन जो है वो बैलेंस हो गया है और हाइड्रोजन जो है वो भी बैलेंस हो गया है। ऑक्सीजन का दिक्कत है, ऑक्सीजन एक तरफ में 8 प्लस 5 13 है, जबकि दूसरी तरफ में ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ 2 है। तो अगर हम लोग इसको 13 को कंप्लीट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेगा, 13 2 से डिवाइड करेंगे, तो हम लोग 13/2 भी तो लिख सकते हैं, तो इसको 13/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 30, तो यहाँ 13/2 पुट किया जाएगा। तो ये कैसे हो गया C4H10 प्लस 13/2 O2 4CO2 5H2, ये अब बैलेंस हो गया। यहाँ पे देखो कार्बन है 4, हाइड्रोजन है 10 और ऑक्सीजन है 13 कैसे, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, बचेगा टोटल 13। ये और प्रोडक्ट की तरफ में देखो कार्बन भी इस तरफ में है 4 और हाइड्रोजन भी है 10 और ऑक्सीजन है 2 × 4 प्लस 1 × 5। यहाँ देखो यहाँ पे 2 × 4 और यहाँ पे 1 × 5, तो टोटल हो जाता है 8 + 5 30। तो ऑक्सीजन भी 13, हाइड्रोजन भी 10 एंड कार्बन भी 4, तो ये बैलेंस्ड हो गया। इसको बोलते हैं एज्यूम मेथड। ओके, नाउ एक और क्वेश्चन दिया गया है Al plus HCl gives AlCl3 plus H2। तो इसका नॉर्मल सा रूल है कि हम लोग लेफ्ट साइड लेते हैं रिएक्टेंट को और राइट साइड लेते हैं प्रोडक्ट को। लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग के पास है एल्युमिनियम, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, राइट हैंड साइड में भी हम लोग के पास है एल्युमिनियम, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। एल्युमिनियम है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में 1, हाइड्रोजन भी 1 एंड क्लोरीन भी 1, और एल्युमिनियम इस तरफ में है 1, हाइड्रोजन है 2 और क्लोरीन है 3। तो सबसे पहले एल्युमिनियम तो बैलेंस है, एल्युमिनियम में कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं है। फिर हम लोग क्लोरीन को बैलेंस करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि क्लोरीन को बैलेंस क्यों किया जाए, क्लोरीन को बैलेंस क्यों किया जाए। तो क्लोरीन को बैलेंस इसलिए किया जाता है क्योंकि, या फिर आप हाइड्रोजन को भी कर सकते हैं, लेकिन रूल ये होता है कि ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में बैलेंस किया जाए। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेगा क्लोरीन को, और क्लोरीन के साथ साथ यहाँ पे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में भी खुद ब खुद 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 3 हो जाएगा और क्लोरीन भी 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 पुट कर देंगे। तो अब इक्वेशन हो गया Al plus 3HCl gives AlCl3 plus H2। तो यहाँ पर अब पोजीशन ये है कि एल्युमिनियम बैलेंस हो गया है और क्लोरीन भी बैलेंस हो गया है, बट हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हुआ है। हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हुआ, हाइड्रोजन एक तरफ में है 3 और एक तरफ में है 2। तो हम लोग को हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए जब एक दूसरे से ये कट नहीं होते हैं तो दोनों के अपोजिट साइड में दोनों के अलग अलग मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब कि इस हाइड्रोजन को इस हाइड्रोजन के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करेंगे और इस हाइड्रोजन को दूसरे के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर आप LHS की तरफ देखोगे तो हाइड्रोजन जो है अकेले नहीं है, हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन भी है, तो क्लोरीन भी में भी खुद ब खुद आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो कहने का मतलब है अब यहाँ पे फिर से 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो Al plus 6HCl gives AlCl3 plus 3H2, क्योंकि इस तरफ में भी हाइड्रोजन को 3 से मल्टीप्लाई किया गया है।
अब कंडीशन क्या हो गया, अब एल्युमिनियम ये LHS के लिए है और ये इधर RHS के लिए, एल्युमिनियम हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, इधर भी एल्युमिनियम हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। एल्युमिनियम इस तरफ में है 1, हाइड्रोजन इस तरफ में है 6 और क्लोरीन है इस तरफ में 6। दूसरी तरफ में एल्युमिनियम इस तरफ में है 1, क्लोरीन इस तरफ में है 3 और हाइड्रोजन इस तरफ में है 6। तो अब हम लोग को बैलेंस करना है, किसको किसको, एल्युमिनियम बैलेंस है, क्लोरीन को बैलेंस करना है। क्लोरीन को इस तरफ में 3 है, इसको बढ़ाने के लिए हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्लोरीन दूसरी तरफ में RHS में क्लोरीन एल्युमिनियम के साथ है, तो एल्युमिनियम में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो एल्युमिनियम में ये दोनों में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब स्थिति थोड़ा और बदला, अब सिचुएशन हो गया Al प्लस 6HCl gives 2AlCl3 प्लस 3H2। अब यहां पर LHS के लिए देखेंगे तो, और इस तरफ में RHS के लिए देखेंगे तो देखो एल्युमिनियम इस तरफ में है 1, हाइड्रोजन है 6, क्लोरीन भी है 6। एल्युमिनियम है इस तरफ में 2, हाइड्रोजन है 6 और क्लोरीन भी है 6। देखो यहाँ 3 2 6 क्लोरीन, हाइड्रोजन 3 2 6 और इस तरफ में 6 6 आपको दिख रहा है 6 6। तो अब यहाँ पे एल्युमिनियम अनबैलेंस्ड है, एल्युमिनियम इस तरफ में 1, इस तरफ में 2, तो एल्युमिनियम को इधर से 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। एल्युमिनियम इस तरफ में अकेले है तो ये किसी से रिएक्ट, किसी और से मल्टीप्लाई नहीं करेगा, सिर्फ यहीं से रिएक्ट हो जाएगा। तो ये अब बैलेंस रिएक्शन हुआ, 2Al प्लस 6HCl gives 2AlCl3 प्लस 3H2। तो इस तरह से हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। तो ये था हम लोग का केमिकल इक्वेशन में बैलेंसिंग। नाउ लास्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन बहुत तरह के होते हैं, कुछ रिएक्शंस के मैं नाम लिख दे रहा हूं जिसको मैं नेक्स्ट क्लास में एलाबोरेट करूंगा। तो बहुत सारे रिएक्शन होते हैं जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पांचवा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन और एक बहुत इंपॉर्टेंट रेडॉक्स रिएक्शन। इसके अलावा भी कुछ रिएक्शंस होते हैं जो इसी के अंदर में पढ़ेंगे, जैसे डबल डिस्प्लेसमेंट में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पढ़ते हैं। न्यूट्रलाइजेशन एंड प्रेसिपिटेशन ये इसी के पार्ट में पढ़ते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी हम लोग कुछ रिएक्शन पढ़ते हैं, जैसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस, फोटोकेमिकल, तो ऐसे कुछ रिएक्शन हम लोग इसी के अंदर में भी पढ़ सकते हैं। तो ये टाइप ऑफ रिएक्शन है जो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाला हूँ। तब तक के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू।